जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और बिहार पुलिस की जो ये वैकेंसी को लेकर के जो ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का हमारा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इस प्रैक्टिस सेट में अभी तक आपका 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज ये 15वां प्रैक्टिस सेट है। और जैसे जैसे आपका अब ये फॉर्म भरने का समाप्त हुआ है, तो आपको प्रतिदिन एक कुछ न कुछ नया मिलेगा। प्रयास करेंगे बहुत ही जल्दी आपको लूसेंट का इसमें दूसरे टाइम पे अभी इसके बाद डालने का। और प्रैक्टिस सेट जैसे ही इसका समाप्त होगा तो दूसरा का ये डालेंगे। और जैसे ही आज ये समाप्त हो रहा है तो इसका भी एक मास्टर वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। तो आइए, आज जो है 15वें प्रैक्टिस सेट का पहला सेट, जो पहला प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ आज का है हमारा कि अब तक जो है भारत में कितने उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इसका जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो दरअसल हमारे भारत में कोई ऐसा उप प्रधानमंत्री का कोई पद संवैधानिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो प्रधानमंत्री पद के समकक्ष लोग हो जाते हैं कि उसके पद के दावेदार होते हैं, तो उनको खुश करने के लिए हमारे भारत में यह परंपरा रही है कि उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जा रहा है। तो अभी तक हमारे भारत में जो है कुल 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आपको सरदार पटेल थे, जो उस समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, इसीलिए उन्होंने उनको भारत का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ए ड्यूटेरियम, बी प्रोटियम, सी रेडियम एवं डी ट्राइटियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है जो आज का तीसरा जो समस्थानिक होता है ट्राइटियम। इसका हाइड्रोजन का आपको 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। तो यही आपका जो तीसरा है, यही आपको रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धुआं किस चीज का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का आपको जैसे वायु भी आपको पूछा जाता है या और सब भी पूछे जाते हैं, तो इसमें धुआं के बारे में इसमें पूछा गया है। तो किसका किसमें मिश्रण है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है, ठोस का क्या द्रव में विलयन होगा, बी का जो है द्रव का द्रव में विलयन होगा, सी है ठोस का गैस में विलयन होगा, या फिर डी जो है गैस का द्रव में विलयन होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर इसमें देखेंगे कि आप सभी में कॉमन ये द्रव्य रहा है, तो द्रव का यहाँ पे धुआं में कोई विशेष काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी है चारकोल, सी है प्राकृतिक तत्व एवं डी है गैसोलीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हमारे यहाँ हाइड्रोजन से जो चलने वाली बसें वगैरह प्रारंभ की गई है, तो इसमें उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती, नहीं तो अगर इसका जो है आप हल्का सा भी ये हाइड्रोजन को ले जाने के लिए भी बहुत सावधानी से ले जाया जाता है कहीं पे, अगर आप इसको भर के ले जा रहे हैं तो, नहीं तो हल्का सा भी ये होता है तो बहुत फास्ट ये विस्फोट होता है और रिएक्शन करता है। तो इसके कारण से इसका ईंधन मान बहुत अधिकतम होता है। और फ्यूचर में आपको हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो आपको फ्यूचर में हमारे बहुत सारी गाड़ियों में इसी का यूज होने वाला है। तो इसे एक और प्रश्न कहा जाता है, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी है जस्ता, सी है प्राकृतिक तत्व एवं डी है गैसोलीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। जो भी नेचुरल एलिमेंट हैं वही सारे पाए जाते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शन। इसमें से जो कह रहा है सही जो करेक्ट वर्ड है उसके बारे में स्पेलिंग को चुनने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फिनोमेनन हो जाएगा। इसका सही आंसर देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट सफिक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, सी गेव मी अ गिफ्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। तो इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका ट्रांसलेशन का ये पूछा गया है।
ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो अगला इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, ही फाउंड मी स्लीपिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है फाइंड द एरर। गलत वर्ड इसमें से चुनने के लिए इसमें पूछा जा रहा है इसके बारे में। आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, ज्वाइन इन होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया एवं डी है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और पाकिस्तान दोनों का जो ये राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो भारत का हॉकी है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? ऑप्शन है ए हर्ष, बी है अवंती वर्मन, सी है कल्हण एवं डी है संग्राम राज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, हर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सतत डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या डैश में वृद्धि होती है। तो किसके सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल के जो सतत वृद्धि के कारण परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती रहती है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपको ये नाभिक है तो परमाणु का, तो यहाँ बाद में चक्कर लगाता है। अगर इसकी सतत वृद्धि के कारण से इसका जो है जैसे ही ये बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश एक परजीवी पौधा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए कस्कूट, बी है टीक, सी है आर्किड एवं डी है लीच। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्कूट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। ऑप्शन है ए गर्भकेसर, बी पुंकेसर, सी बाह्यदल एवं डी है पंखुड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, गर्भकेसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए पंत, बी कबीर, सी दिनकर एवं डी रसखान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, पंत। पंत की और दूसरी पुस्तक है चिदम्बरा, कबीर की पुस्तक है बीजक, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी इनकी जो पुस्तक है। उसके बाद है ये रसखान जो है, इनका जो है रसखान का जो पुस्तक है आपको थोड़ा सा दिमाग में भी नहीं आ रहा है। रसखान की जो पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किनकी रचना है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, नेपाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिनकर का जो संबंध है हिंदी की किस धारा से है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए है छायावादी, बी है प्रयोगवादी, सी है छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा एवं डी है नई कविता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, दया प्लस आनंद। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन है ए मारुति सुजुकी, बी है टोयोटा, सी है महिंद्रा एंड महिंद्रा एवं डी है टाटा मोटर्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, टोयोटा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का द्रव्यमान m है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि क्या होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कोणीय संवेग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन दो देश के बीच में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अजय वारियर इनके बीच में होता है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच में आपका इसका होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका हो जाता है मैत्री श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हो जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब जो है धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इस धनावेशित प्लेट को के ऊपर दोलन कराएं तब इसका आवर्तकाल क्या रह जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टी से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्प्लावी बल जो है निर्भर करता है किस चीज पर। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन देख लेते हैं। एक, तरल की गहराई पर, बी है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, सी है विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, एवं डी है विस्थापित तरल के भार पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन डी, विस्थापित तरल के भार पर। तो इस जैसे कि उत्प्लावी बल जो कोई पानी है यहाँ पे भरा हुआ है और इसमें अगर कोई जहाज वगैरह आती है, जहाज जा रही है या फिर कोई बॉल डाल दिए आप, तो वो जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जैसे अगर कोई भी जहाज का वजन अगर 100 क्विंटल है और उस जहाज को पानी में उतारा जाए तो अपने भार के वजन के बराबर वो पानी को विस्थापित कर देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वायु में प्रचक्री स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है किसके द्वारा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ऑप्शन ए, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केश नली में पारे का मेनिस्कस क्या होता है। केश नली जो होता है, जो इस प्रकार का ये केश नली जो इस प्रकार का ये चढ़ने के लिए जैसे बना रहता है, उसमें पाड़े का जो मेनिस्कस होता है किस प्रकार का होता है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए है अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल एवं डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, उत्तल। जब आपका ये जो आप जैसे आपका डॉक्टरी थर्मामीटर भी आप देखेंगे तो डॉक्टरी थर्मामीटर में भी आपका पारा रहता है, तो पारा आपको इस भांति दिखेगा कि उत्तल की भांति व्यवहार करता है, लगेगा कि हाँ उत्तल जैसे ये चढ़ रहा है, चढ़ता है। तो यही इसमें पूछा जा रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा। जैसे जल आपका फ्रीजिंग की ओर जाएगा तो इसका क्या होगा टेम्परेचर। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है ए, घटता है, बी, अपरिवर्तित रहता है, सी, बढ़ता है एवं डी, घटता बढ़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ये कितनी बार ये पूछा गया है प्रश्न, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि अगर कोई जैसे कि आप यहाँ पे एक जहाज में यहाँ पे जा रहा है और इसमें यहाँ पे पानी इस मग में रखा हुआ है, इस पे हमने कोई चीज बॉल डाल दी तो वो उसी समय में अपने भार के बराबर पानी को ऑलरेडी आपको विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो अगर बर्फ इसमें डाला हुआ है तो बर्फ का टुकड़ा कोई भी हो वो अपने भार के बराबर पहले ही वो अपना जगह पानी हटा चुका है, जैसे ही वो पिघलेगा तो वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित में से मदों में से किसका अधिकतम भार है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, विनिर्मित उत्पाद का। अगला प्रश्न ये आपका मैथ का है, मैथ का छोड़ देते हैं, मैथ रीजनिंग का। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का देखिए, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। ए है ऋणात्मक, बी है शून्य, सी है धनात्मक एवं डी है निष्क्रिय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, शून्य। अगर आपका विस्थापन के जैसे कि अगर आप यहाँ से चले और घूम के फिर आप यहीं पे आ गए तो ये बल का जो माना जाता है विस्थापन
हालांकि इसमें जो है काम किया गया जो पॉजिटिव है फिर भी, लेकिन माना जाएगा उसको कि आपके द्वारा शून्य कार्य किया गया है। अगर आप एक सीधी रेखा में आप गमन कर जाते हैं तो आपको माना जाएगा कि हाँ आपने यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया है। लेकिन अगर आप घूम के फिर आप यहीं पे चले आए तो ये विस्थापन माना जाएगा और बल भी वहाँ पे किया गया आपके द्वारा कार्य शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न भी मैथ का है, इसको छोड़ते हैं। ये अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन है ए हंटर समिति का, बी है डायर समिति का, सी है मॉन्टेग्यू समिति का, डी है चैम्प्सफोर्ड समिति का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए हंटर समिति का। सरकार के द्वारा जो उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा ये समिति का गठन किया गया था, जिसमें बाद में रिपोर्ट दिया गया कि जनरल डायर के द्वारा जो इसमें गोली चलाई गई तो उसके द्वारा कम लोग की मृत्यु हुई। बाद में हमारे तरफ से भी, भारतीयों की तरफ से भी एक समिति का गठन किया गया था जिसके कि पंडित मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें बताया गया था कि कितने निर्दोषों का इसमें जान गया है। और यही एक बहुत ही फेमस घटना रही है उस समय की, जो जिसके कारण से आपको जो है भगत सिंह भी बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे। और ये जो जलियांवाला बाग के विषय में पूछा जाता है प्रश्न, तो जलियांवाला बाग जो है आपको रॉलेट एक्ट के विरोध में जो हो रही थी, तो वहाँ पर एक सभा का उस दिन पूजा था और बैसाखी का पर्व था और उसी में सब ये मेला लगा था और उसी में कुछ लोग जो है रॉलेट एक्ट में जो कुछ डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, तो उसके विरोध में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो वहाँ पे हमारे जो जितने भी निर्दोष अहिंसक नागरिक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई गई, जिसके कारण से कई हिंसकों की कई जो हमारे आंदोलनकारियों की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, भागने का भी मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण से जलियांवाला बाग बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इस घटना के विरोध में बहुत सारे हमारे भारतीय नेताओं ने अपनी अपनी उपाधि लौटा दी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सर की उपाधि थी और महात्मा गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि थी। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन है ए 1921 में, बी है 1928 में, सी है 1929 एवं डी है 1936 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी 1936 में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था। तो इस प्रश्न का देख लीजिए, आप सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789 को। ये वास्तिल, ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग डिटेल में अपने से भी सर्च करेंगे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित है या फिर एक बार अपने से रिसर्च कर लेंगे। अगर जो आप लोगों को लगे तो इसको, जिनको सही ये पूरा डिटेल मालूम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जिसमें है कि ये भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था। तो इसमें जो है ऑप्शन है ए बहादुर शाह जफर ने, बी है टीपू सुल्तान ने, सी है छत्रपति शिवाजी ने एवं डी है हैदर अली ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान इन्होंने ही आपको पूछा जाएगा आपको कि भारत की का जो है किस शासक के द्वारा जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। तो इन्हीं के द्वारा स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था श्रीरंगपट्टनम में। और ये अपने आप को शेर कहा करते थे और इनका जो है वेलेस्ली से जो है सहायक संधि स्वीकार न करने के कारण से इनका युद्ध होता है और उसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो टीपू सुल्तान जो है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, टीपू सुल्तान का जब अगर आप ये पूछा जाएगा आपको कि झंडा पर जो दहाड़ते शेर का इसका ये अलग से अपना सब कुछ लेके चलते थे, इन्होंने कितनी बार कोशिश की थी उस समय में तत्कालीन जो है विदेशी सहायता प्राप्त करके इस पर हमला करने का, जो हमारे यहाँ पर आक्रमण हो रहा था
जैसे सहायक संधि या फिर जो भी कुचक्र नीति रची जा रही थी ब्रिटिशों के द्वारा, उनके विरुद्ध इनके द्वारा कई बार प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाने के कारण या फिर उस समय जो नेपोलियन वगैरह जो अपने ही युद्ध में फंसे हुए थे, जिस कारण से इनको इनकी मदद नहीं मिल पाई, जिसके कारण से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए है तेजी, बी है मंदी, सी है अपस्फीति एवं डी है मुद्रास्फीति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए मीर तकी मीर, बी है जोक, सी है मिर्जा गालिब एवं डी है इकबाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। आपको 1857 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो में देखे हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप चाहें तो उसमें जाके एक बार प्ले करके भी छोड़ दे, तो 10 सेकंड का मात्र शॉर्ट्स रहता है, आप जाके उसे जरूर देखिए। अगर पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉल मनी मार्केट का तात्पर्य क्या है? ए है आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लघु अवधि के लिए ऋण लेना, और बी है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से लघु अवधि के लिए ऋण लेना, और सी है एक दिन की अवधि हेतु बैंकों के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना, या डी है बी और सी दोनों सही होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेता है और उधार देता है। तो इस प्रश्न का जो यही आंसर हो गया, कॉल मनी मार्केट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी है बदरुद्दीन तैयब, सी है सर सैयद अहमद खान और डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें एक किसी बच्चे के द्वारा इसमें प्रश्न किया गया था, इसमें हमारे किसी मित्र के द्वारा, कि आप जैसे मैंने क्वेश्चन उसमें शॉर्ट्स में डाला हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें ये आंसर हमने दिया था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उनके द्वारा ये लिखा गया है कि आप कृपया अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और देशभक्त हैं, उसके बारे में गलत टिप्पणी न करें। तो स्वाभाविक है, जिस प्रकार वो आपके लिए सम्मानित है तो हमारे लिए भी उतना ही सम्मानित है, किसी के बारे में गलत टिप्पणी क्यों करना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उनको लगा कि हम अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो है अबुल कलाम आज़ाद, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक, उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सबसे अधिक समय तक ये अध्यक्ष रहे थे। अधिक समय तक रहने का रीज़न ये था कि उस समय में जब ये बने, उस समय में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उस बीच में आपको 5 साल लगभग ये आपको द्वितीय विश्व युद्ध ही चला, तो इसमें कोई कांग्रेस का अध्यक्ष चुना नहीं गया। और ये आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि इनकी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने हैं, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्वतंत्रता से पहले सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। अभी तो बाद में सोनिया गांधी जी हो गए, जो 1998 से आपको 2017 तक रही। और इनकी जो पुस्तक है अबुल कलाम आज़ाद की, इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल, और सब भी है, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, इसमें ये लंबा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन है ए बिरबल, बी है टोडरमल, सी है जयसिंह एवं डी है बिहारीमल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, टोडरमल। तो टोडरमल को अकबर के राजस्व प्रणाली के लिए और जो भी उनको राजस्व के जो भी उत्तरदायी सुधारों के लिए माना, उन्हीं को जाना जाता था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई, इसके प्रवर्तक अर्थात इसके जो संस्थापक हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी है विलियम जोन्स, सी है जेम्बस मैकिन्टॉश और डी है जेम्स प्रिंसिप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। आपको इसमें वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत के पहले, जो बंगाल के पहले गवर्नर बने हैं और बंगाल के
अंतिम गवर्नर ये जो है वारेन हेस्टिंग्स आपको बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और आपको ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो ये है अशोक के ये जो शिलालेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय में। कम्युनल अवार्ड आपका ये है कि जिस समय में तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन में पृथक्करण की जो भारत की जो ये नीति रही थी, जो अंग्रेजों की नीति रही थी कि सभी को पृथक पृथक करके, जैसे 1905 से ही ये प्रारंभ हो गया था स्वदेशी आंदोलन के समय से, कि मुस्लिम को पहले पृथक निर्वाचन अलग से दिया गया आपको 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के समय में, फिर अलग से उनका धीरे धीरे निर्वाचन प्रणाली कर दिया गया था। फिर कम्युनल ये जो सांप्रदायिक पंचायत ये जो 1932 में आपको मैकडोनाल्ड जी के द्वारा लाया गया था, तो इसमें महात्मा गांधी के द्वारा इनका विरोध किया गया था। हालांकि ये बाद में जो है अंबेडकर जी को मनाने और दोनों के बीच में ये समझौता हो जाता है कम्युनल अवार्ड का, तो ये लाया गया था आपको 1932 में आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, उसी समय गांधी जी के द्वारा ये किया गया था कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत में जो है कोई भी जाति वर्ग जो है अलग होकर अपना पृथक अपना शासक चुने। तो इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है वो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी चित्तरंजन, सी पेराम्बूर एवं डी है वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन सी पेराम्बूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है? तो इस जो पर्यावरण आयोजन के लिए मूलतः संबंधित संगठन है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी NEERI। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होगी? ऑप्शन है ए 30 जनवरी को, बी है 22 दिसंबर को, सी है 22 सितंबर को एवं डी है 4 जुलाई को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी 4 जुलाई को। हमारा जो पृथ्वी है अपने सूर्य से सबसे निकटतम स्थिति में आपको रहती है 3 जनवरी को, और सबसे अधिकतम दूरी जो होती है पृथ्वी की वो है 4 जुलाई को। तो इसको दोनों को याद रखेंगे। इन दोनों को अपसौर और उपसौर के नाम से भी जानते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ए भूमि का, बी खनिज का, सी चट्टान का और डी है मृदा का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी मृदा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ई कोचीन, बी है विशाखापट्टनम, सी है बॉम्बे एवं डी है कोलकाता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो सब पूछा जा रहा है कि पाया जाता है, तो सबसे हालांकि इसमें अधिकतम जहाँ पे है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका जो भारत के मध्य में है और यहाँ पे बहुत सारे पौधे से संबंधित जो है ना आपका यहाँ पे ज़्यादा वन की मात्रा है, और यहीं पर आपको सागवान के जो है पेड़ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं जब तक का आपका ये पब्लिश नहीं हो जाता है ये नया वाला जनगणना। तो भारत की जनगणना के अनुसार से सबसे कम जो लिंगानुपात अर्थात लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की संख्या प्रति 1000 पर लड़कियों की संख्या कितनी कम है वो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी हरियाणा।
तो सबसे अधिक आपको केरल हो जाएगा इसमें, और सबसे कम आपको हरियाणा में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेहूं किस जलवायु की फसल है? ए है शीत जलवायु की, बी है शुष्क जलवायु की, सी है आर्द्र जलवायु की, एवं डी है शीतोष्ण जलवायु की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, शीतोष्ण जलवायु की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण जलवायु से तात्पर्य जैसे कि अभी आपका यूक्रेन को जो है बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो गेहूं इसलिए कि वो शीतोष्ण प्रदेश में आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गेहूं वहीं पे होता है आपको यूरोपीय कंट्री यूक्रेन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ऑप्शन है ए एंथ्रासाइट, बी है बिटुमिनस, सी है पीट एवं डी है लिग्नाइट। तो इस प्रश्न की का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। इसको सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है, और सबसे निम्न प्रकार का आपको पीट कोयला को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? तो ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन है ए है पीट मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है लेटराइट एवं डी है लाल मिट्टी। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर नदियों के द्वारा जो बगल में जो लाई जाती है और उसको साइड में कर दिया जाता है नदियों के द्वारा, निक्षेपण से जो मिट्टियाँ होती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होने का एक रीज़न भी है कि नदी के द्वारा जो जितने भी पत्थर कण और पेड़ पौधे वगैरह तोड़ ताड़ के लाए जाते हैं और उसी को साइड में अपना फिर मिट्टी में वो कण में मिल जाते हैं और ये उपजाऊ होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2011 के जनगणना अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन है ए सिक्किम का, बी अरुणाचल प्रदेश का, सी मिजोरम का एवं डी है नागालैंड का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश का। इस जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगर यही आपको पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व इसी जनगणना के अनुसार, तो आपका वो हमारा हो जाएगा बिहार, जो आपको सबसे टॉप पे है इस जनसंख्या घनत्व के मामले में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ऑप्शन है ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविजन एवं डी है विदेशी मामले। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी आपराधिक मामले। अगर किसी का कोई क्रिमिनल मामला है तो वो समवर्ती अर्थात केंद्र और राज्य दोनों का मामला हो जाएगा। इसमें कोई जिसको जरूरत लगे वो काम कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन बी प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ये आपको ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है प्रशासनिक प्राधिकरण है, और ये आपको देखते होंगे कि प्रमुख इसके जो मुख्य चुना जाता है पंचायत समिति सदस्यों में से, इनमें से जो प्रमुख होते हैं वो आपको बीडीओ के समकक्ष में ब्लॉक लेवल पे उनके समकक्ष में ये जनप्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न जो हो जाएगा आपका वह है आप देखिए 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? ऑप्शन है ए 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से, बी है सहकारी संस्थाओं व गठन व कार्य संचालन से, सी है आतंकवाद निपटने हेतु कठोर प्रयास से, एवं डी है भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। जो आपका जो सहकारी मंत्रालय की स्थापना हुई थी इसी के संबंध में जो भारत के हमारे पहले सहकारी मंत्री हुए सहकारिता मंत्री, वो आपको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ही हुए हैं पहले भारत के सहकारिता मंत्री, और इसी से संबंधित ये है आपका ये जो निःशुल्क शिक्षा है ये आपको तो 2002 में ही हुआ था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑथराइज है प्राधिकरण है। तो नीचे दिए गए कूट में से चुन लीजिए कि कौन सा जो संवैधानिक प्राधिकरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। इसमें जो सही है राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद भी है राज्य वित्त आयोग और सी है जिला पंचायत। ये तीनों इसमें सही है और राज्य निर्वाचन अधिकारी इसमें नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है। तो ऑप्शन है ए ब्रायोफाइटा, बी है थैलोफाइटा, सी है टेरिडोफाइटा एवं डी है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी आवृत बीजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर देख लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक कुमार माथुर को। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किस चीज़ में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन और सल्फर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है ऑप्शन बी P4। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विशेष ये तो आपको मैथ का सवाल है, इसमें देख लेते हैं। ये 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये है ऑप्शन सी 1/10⁹ मीटर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी टोबिन टैक्स जो है इसी में लगाया जाता है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है। ऑप्शन है ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है भारतीय रिजर्व बैंक एवं डी है विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी करेंसी जमा अनुपात। अगला प्रश्न देखिए दही डैश है। तो इसका जो ये पूछा जा रहा है दही क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खट्टा। अगला प्रश्न देखिए गगन कौन लिंग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी पुल्लिंग। अगला प्रश्न देखिए नवरत्न में कौन समास है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं अकल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए कुछ समझ में नहीं आना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंग से रहित डैश होते हैं। तो इसमें जो डैश में भरा जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी स्पंज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश में अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी लैक्टिक। जब आप कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि हमको इस भाग में दर्द है, समझिए कि उसके शरीर में लैक्टिक एसिड वहाँ पे जम जा रहा है, जिसके कारण से उसका पैर में या कोई मांसपेशी में दर्द होता है। तो लैक्टिक एसिड के जमने के कारण से वो हो जाती है। जब उसी को फिर वो कोई पैर हाथ दबा दिया जाता है तो वो पूरे शरीर में फिर धीरे धीरे फैल जाता है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। और कोई ये काम नहीं है कि विशेष बात नहीं है। लैक्टिक एसिड जब जहाँ जम जाता है तो उसके कारण से वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? ऑप्शन है ए अल्कोहल, बी है जल, सी है अमोनिया एवं डी है केरोसिन में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी, केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम ही ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन है ए बाह्यदल, बी है पंखुड़ी, सी है परागकोश एवं डी है अंडाशय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, परागकोश। अगला प्रश्न देखते हैं, ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, कोई भी रुधिर वर्ग। ए बी को आपको सर्वग्राही कहा जाता है कि ए बी है जो इसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, या फिर अब वो चाहे तो आप किसी भी ब्लड ग्रुप से आप वो ले सकता है, लेकिन अगर यहीं पर आपको अगर ओ रहता तो सिर्फ वो ओ पॉजिटिव से ही अपना वो अब सेम कैटेगरी से ही वो ब्लड लेगा। ओ को आपको यहाँ पर कहा जाता है, ओ जो है हमारा वो सर्वदाता है, सभी को ब्लड दे सकता है। और ए बी हमारा यहाँ पे सर्वग्राही है, सबसे ब्लड ले सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है ए कैल्शियम, बी जिंक, सी सोडियम एवं डी लोहा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लोहा। इसी में पूछा जाएगा कभी कभी आपको आयरन की कमी होती है तो वही आपको ब्लड में ही होता है। और आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है? ए है प्रोटोजोआ से, बी है जीवाणु से, सी है विषाणु से एवं डी है कवक से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, विषाणु से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, मूल अधिकार का जो प्रवर्तन होता है तो उसमें ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो जैसे आपको अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय में जाना है तो अनुच्छेद उसके लिए 226 है, और अगर आपको उच्चतम न्यायालय में जाना है तो उच्चतम इसके लिए 32 है। जब आपको मूल अधिकार किसी का भी हनन होता है तो उसके लिए ये सीधा आप ये 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? ए है डिक्री, बी है अध्यादेश, बी सी है परमादेश एवं डी है अधिसूचना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है परमादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है मौलिक अधिकार, सी है प्रस्तावना एवं डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आपको आर्थिक न्याय वगैरह से संबंधित है कि निःशुल्क शिक्षा और बहुत सारे इसमें जो प्रोग्राम किए गए हैं जिसमें आपको आर्थिक न्याय, ऐसे 3 प्रकार के जो न्याय की बात की गई है वो आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिम्बल है उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ए 1, बी है 2, सी है 3 एवं डी है 4। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 2। उच्च सदन आपका राज्यसभा हो जाता है और निम्न सदन आपका लोकसभा हो जाता है। भारतीय संसद का जो जिक्र है आपको हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का जिक्र 80 में है और लोकसभा का जिक्र 81 अनुच्छेद में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? ए है शून्यकाल, बी है प्रश्नकाल, सी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं डी है स्थगन प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इस पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, मानिक साहा ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, RRR के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज कहाँ पर की है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम भंडार का खोज किया गया। अगर ये आपको बहुत ही जितना खोज है अगर ये बिल्कुल सही मात्रा में पाई जाती है तो फिर भारत के पास में भी उतना ही रहेगा जितना आपको सबसे अभी आपको लिथियम के भंडार आपको चिली वगैरह में पाए जाते हैं। लेकिन लिथियम रहने से हमारे देश में क्या होगा कि उसके अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल जाएगी, और लिथियम बहुत ही कॉस्टली होती है जिसके कारण से हमारे सारे मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन सब में आजकल जितने मोबाइल फ़ोन है और बहुत से ऐसी बैटरी है जहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, और इसका जो रिचार्जेबल टाइमिंग है बहुत शॉर्ट और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। शॉर्ट में चार्ज हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। तो जो लिथियम के जो भंडार अगर मिल जाए तो फिर इससे अगर बहुत सारे हमारे भारत के अर्थव्यवस्था को हद तक ये बूस्ट कर देगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो इसका जो हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे, तो इसका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, we will be go to help the flood victims tomorrow। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, स्लिम हो जाएगा। अगला देखिए, इसका है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें सही भरना है इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, हिज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है आपका, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो वेल एंड वो। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ये है ऑप्शन डी, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। तो अगला आज का जो आखिरी प्रश्न है इसका देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से आज का ये प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये समाप्त हुआ है। और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही आप जब तक कि ये परीक्षा होती है तब तक आप इस पे आराम से जुड़े रहें, और आपको धीरे धीरे इस पे लूसेंट का, क्राउन का और सब ये प्रैक्टिस सेट मार्केट में जो भी अवेलेबल है सारे आपसे करवाए जाएंगे। और आपको अगर आप विशेष ना भी ध्यान दें तो आपको साथ साथ में तैयारी हो जाएगी, लेकिन आप अपने स्तर से जितना संभव हो वो भी प्रयास करें। लूसेंट पढ़ें और लूसेंट, क्राउन दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। तो लूसेंट का इसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, और फिर लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आपको ऑब्जेक्टिव का भी कोशिश करेंगे बाद में डालने का। पहले सब्जेक्टिव इसमें से कर लेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। समय बचेगा तो फिर और सब भी सारे बुक सब इसमें आएगा। तो आज के लिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ है। फिर से मिलेंगे आपको एक नए प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रैक्टिस सेट आने से पहले आप एक बार चाहें तो इसमें सारे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसको जो मास्टर वीडियो है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।